सुरजेवाला ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज महंगाई से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। रसोई गैस की कीमत 400 से 1150 हो गई है। तेल 85 से 190 रुपए हो गया है। आटा, दाल, चीनी, चावल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही प्रदेश में 8.82 लाख युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। मोदी के 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे की तरह जयराम ठाकुर सरकार के वादे भी जुमले साबित हुए। उन्होंने कहा कि गुरु और चेला मोदी और जयराम एक से बड़े एक जुमलेबाज निकले। नौकरी देने के बजाय भाजपाई भ्रष्टाचार के चलते मिलने वाली नौकरी भी छिन गई। हिमाचल में पुलिस भर्ती, पेपर लीक घोटाला, शिक्षक प्रोफेसर भर्ती घोटाला ने प्रदेश के युवाओं के दिलों पर गहरे घाव दिए हैं। मोदी सरकार ने इंडिया ऑन सेल का फट्टा लगा दिया है। मोदी सरकार ने 27,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बेचे, बिजली कारखाने, 25 सरकारी हवाई अड्डे व बंदरगाह बेच दिए। आज 8 नवंबर को नोटबंदी की छठी बरसी है। मोदी ने कहा था कि नोटबंदी के 50 दिन बाद अगर गलती मिल जाए तो जनता सजा दे। यह सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला था। वोट की चोट से भाजपा को सत्ता देने का वक्त आ गया है। नोटबंदी से कैश का भुगतान खत्म हो जाना चाहिए था। अर्थव्यवस्था में कैश इन सर्कुलेशन साल 2016 के 17.97 लाख करोड़ से बढ़कर साल 2022 में 230.88 लाख करोड़ हो गया है। फर्जी नोट खत्म हो जाने चाहिए थे, पर साल 2020-21 के मुकाबले साल 2020-21 में 500 रुपए के फर्जी नोटों की संख्या 102% बढ़ गई है और 2000 के फर्जी नोटों की संख्या 50% बढ़ गई है। फिर इस पत्रकार वार्ता के आखिर में हम आपको दोबारा ये प्रार्थना करेंगे कि आप ये वीडियो देख सकें। दोस्तों, अब तो चंद दिन और घंटे बचे हैं हिमाचल के चुनाव में। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आज की इस पत्रकार वार्ता के 3 पहलू हैं। मैं पहले उन्हें एक एक लाइन में आपको बताऊंगा और फिर उस पर चर्चा करूंगा। महंगाई, बेरोजगारी, झूठ और लूट, भाजपाई सत्ता ने पिलाया खून का घूंट। दूसरा पहलू है, और हिमाचल के जो मेरे साथी हैं वो इसे बेहतर समझते हैं, कि जोइया मामा और नरिया नाना हैं सत्ता के घमंड में मगरूर। किया उन्होंने हिमाचल को मजबूर। और तीसरा पहलू वो है जिसको हारे हुए भाजपा के नेता दोहराते हैं, इसलिए देवभूमि की धरा है और परिवर्तन की परंपरा है। आज जब जयराम सरकार और मोदी सरकार, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को कमर तोड़ महंगाई, भयंकर बेरोजगारी और लूट और झूठ की सत्ता के अंधकार में धकेल दिया है, तो हिमाचल वासियों को वोट की चोट से इन चारों खोट को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। क्योंकि भाजपा की हार में ही हिमाचल की जीत है। मैं संक्षिप्त में 3 पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। पहला है, निर्मित महंगाई ने छीनी जनता की आय और अब हिमाचल करेगा जयराम सरकार को गुड बाय। हिमाचल प्रदेश में हर घर महंगाई और घर घर महंगाई, उसका घनघोर अंधेरा फैला हुआ है। सच्चाई यह है कि घर की बचत न के बराबर है, आय कम हो गई, खर्चा कई गुना बढ़ गया। गरीब, नौकरी पेशा, साधारण व्यक्ति, उन सबको अब अपने रसोई के खाने के खर्च में भी कटौती करनी पड़ रही है। इसके लिए एक चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं जो दर्शाता है कि किस प्रकार से आज हिमाचल के लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। रसोई गैस का सिलेंडर 414 रुपए का था जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, आज 1098 रुपए का है।
165% बढ़ोतरी। पेट्रोल 71 रुपए लीटर था, आज 97 रुपया 58 पैसा है। हिमाचल में 1150। हाँ 1150 हो गया, माफ कीजिए, वो तो और ज्यादा हो गया, तो वो 165 की बजाय भी 180% होगा। पेट्रोल 71 रुपया था, अब 97 रुपया 58 पैसे हो गया, लगभग 37.5% की बढ़ोतरी। डीजल 55 रुपया था, अब 83 रुपया 36 पैसे हो गया, लगभग 51.5% की बढ़ोतरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1409 रुपए का था, आज मुझे बताया है कि 2200 रुपए से ज्यादा का हो गया, लगभग 52-51% की बढ़ोतरी। खाने का तेल 85 रुपया से 190 रुपया के करीब हो गया, 10-15 रुपया इधर हर जिले के साथ थोड़ा बहुत वेरी करता है। 123% की बढ़ोतरी। आटा 18 रुपया से 35 रुपया हो गया, 2-4 रुपया कम ज्यादा जिले वाइज है, लगभग 95% की बढ़ोतरी। तूर दाल 73 रुपए से 110-115 रुपया हो गई, 56% की बढ़ोतरी। चीनी 21 रुपया से 45-50 रुपया हो गई, 114% की बढ़ोतरी। चावल 22 रुपया से 38 रुपया हो गया, लगभग 72% महंगा। महंगाई अब हिमाचल जैसे साधारण जीवन यापन करने वाले प्रदेश के लोगों के लिए अब एक नासूर बन गई है और जानलेवा साबित हो रही है। और यही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूं, उनकी अनेकों वस्तुओं पर समेत सेब की ट्रे से लेकर सेब के कार्टन तक 18% तक जीएसटी लगाकर किसान की, सेब उत्पादकों की, फल सब्जी उत्पादकों की कमर तोड़ दी। और दूसरी तरफ दूध, पनीर, ब्रेड, साबुन, पैकेट बंद दाल, चाय, आटा, दही, लस्सी, फ्रिज, किसी चीज को देख लीजिए, सब पर बच्चों की पेंसिल, अस्पताल का बेड, बीमा 5% से अधिक तक जीएसटी लगाकर उसमें भी लोगों की जेब से पैसा लूटा जा रहा है। इसलिए भाजपा की हार में ही महंगाई पर जीत है। दूसरा पहलू है बेरोजगारी। जिस बेरोजगारी की आग में झोंका, उसे लोग क्यों दे मौका, यह जयराम ठाकुर जी से सवाल पूछा जा रहा है। देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे अधिक है, यह मैं नहीं कह रहा, आपके चैनल और अखबार हर रोज लिखते। पर CMIE की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है, उसके पहले सफे पर जरूर 9% बेरोजगारी हिमाचल में दिखती है, पर आप उसके अगले अगर पहलू देखें, मेरे साथी अभय दुबे जी यहाँ हैं, उन्होंने और मैंने बैठकर वो सारे आंकड़े देखे तो बड़े चौंकाने वाले हैं। हिमाचल में 15 से 19 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर है 95%। ये आंकड़ा है मई से अगस्त तक का, 95%। कोई प्रांत शायद हिंदुस्तान में नहीं है जहां 15 से 19 साल के युवाओं में 95% बेरोजगारी हो। ये हम नहीं कह रहे, ये CMI की रिपोर्ट कह रही है। 20 से 24 साल के नौजवानों में हिमाचल में बेरोजगारी है 62%। 25 से 29 साल के नौजवानों में बेरोजगारी है 26% और 30 से 34 में है लगभग 14%। आप मुझे बताइए, जिस प्रांत में 15 साल से 29 साल के नौजवान को रोजगार ना मिले, जहां 63,000 सरकारी नौकरियां खाली हों, जहां अखबार और टेलीविजन के मुताबिक जो हमारे स्थानीय अखबार है वो ये कहते हों कि 40 से 45% नौकरियां खाली पड़ी हैं सरकार की, उस प्रांत के नौजवान क्या करेंगे? उनका भविष्य
अंधकार में ना हो तो क्या हो। और गुरु और चेला, मोदी जी और जयराम जी दोनों एक से एक बड़े जुमलेबाज निकले। वो तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 16 करोड़ रोजगार देने थे, 4.5 करोड़ रोजगार केंद्रीय सरकार ने खत्म कर दिए। और जयराम ठाकुर यानी उनके चेले ने क्या किया, याद करिए, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हिमाचल में 8,82,000 पंजीकृत बेरोजगार नौजवान हैं। लगभग 9 लाख जिस छोटे से प्रांत में बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए रजिस्टर करें, वो प्रांत कैसे चलेगा। 2017 में भाजपा ने कहा था कि हर गांव में बीपीओ लगाएंगे। 5 साल बाद एक गांव में भी बीपीओ नहीं लगा, तो रोजगार कहां से आएगा। उन्होंने 2017 में कहा था कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर साल 50,000 नौजवानों को अंग्रेजी की शिक्षा देंगे। परंतु 5 साल में 2.5 लाख को देनी थी, एक को भी नहीं मिली। यह कहा था शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, चंडीगढ़, वहां छात्रावास खोलेंगे। क्या कोई छात्रावास खुला? नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्रा करने वाले छात्रों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा का वादा था, वो भी झूठ निकला। तो गुरु और चेला दोनों जुमलेबाज निकले। नौकरी देने की बजाय भाजपाई भ्रष्टाचार में युवाओं के आगे अंधकार आ गया। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, हिमाचल के लोग जानते हैं कि पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाला में 8-8 लाख रुपए में पेपर बेचे गए। युवाओं के भविष्य को बोली लगाकर बेच दिया गया। शिक्षक प्रोफेसर भर्ती घोटाला, मानव रचना घोटाला, आप सब इससे वाकिफ हैं। जिस प्रांत में नौजवानों के भविष्य की मंडी में बोली लगाई जाए, उस प्रांत में ऐसी सरकार को क्या रहने का अधिकार है? प्रश्न ये है। और तीसरा पहलू, भाजपा ने फट्टा लगा रखा है, साइन बोर्ड लगा रखा है, देश की संपत्ति बेचो और लूटो, इंडिया ऑन सेल। यह है भाजपा की सच्चाई। मैं इसके लिए, वो जुमलेबाज जी कल दोबारा आने वाले जो अपने आप को हिमाचल से जुड़ाव की बात करते, उन जुमलेबाज जी के बारे में और भाजपा के बारे में 5 लाइन के तथ्य आपके सामने रखूंगा। मोदी सरकार ने 7 साल में बैंकों में 5,35,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ। यह पैसा किसका है? यह पैसा हिमाचल और देश की जनता का है। यह सरकार ने संसद में जवाब दिया है। बैंकों में 5,35,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने 10,80,000 करोड़ बैंक का पैसा बट्टे खाते में डाल दिया। 5,35,000 अलग है, ये इसके अलावा है। ये संसद में दिया गया सरकार का जवाब है। पिछले 8 सालों में 10,80,000 करोड़ बैंकों का पैसा बट्टे खाते में डाल दिया। किसका पैसा है? ये लाहौल स्पीति हो या कांगड़ा हो या मंडी हो या कोई और हिस्सा हो, गरीब आदमी जो एक एक पैसा बैंक में जमा करवाता है, ये वो पैसा है। 8 साल में 80 लाख करोड़ विदेशों से काला धन तो आया नहीं, उल्टा 33 बैंक फ्रॉड करने वाले लोग, और उनमें भी कई, अधिकतर का नाम मोदी है, मुझे नहीं पता क्या सहयोग है या प्रयोग है। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल मोदी चौकसी, चेतन संदेशरा, जतिन मेहता, 33 लोग लाखों करोड़ हिंदुस्तान के बैंकों के लूटकर पिछले 8 साल में विदेश भगा दिए, एक भी वापस नहीं आया। उल्टा लाखों करोड़ की 26 सरकारी उपक्रम बेच दिए।
और ये केवल मुंह ज़बानी नहीं कह रहा, मैं उसकी लिस्ट आपको भेज रहा हूं। उसकी एक पूरी लिस्ट है, मैंने दे दी। जो बेच दिए, ये मैं आपको साथ साथ भेज रहा हूं। पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अंतरिक्ष, जमीन और पाताल में देश की सारी संपत्ति बेच डाली, लाखों करोड़ की। और मैं आपको उनमें से कुछ पढ़कर बताऊंगा। 27,000 किलोमीटर सरकारी राष्ट्रीय राजमार्ग की बोली लगा रखी है, बेच देंगे अभी। 27,000 किलोमीटर सरकारी राष्ट्रीय राजमार्ग, 6,000 मेगावाट के बिजली कारखाने भाजपा बेच रही है और 28,000 किलोमीटर की सरकारी बिजली की लाइनें बेच रही है। 8,000 किलोमीटर सरकारी गैस पाइपलाइन बेच रही है। 210 लाख मीट्रिक टन, चौंकिए मत, 210 लाख मीट्रिक टन सरकारी अनाज के भंडार जो गोदाम है उनको बेच रहे हैं। 2,86,000 किलोमीटर सरकारी दूर संचार फाइबर को भाजपा बेच रही है और 15,000 टेलीफोन सरकारी टावर जो हैं उन्हें भी बेच रही है। 25 सरकारी हवाई अड्डों को बेच रही है या बेच दिए हैं, और एक औद्योगिक समूह है गुजरात का, उसको बेचे जाते हैं, आपने देखा भी है, या बेच रहे, बोली लगा दी है। 9 सरकारी बंदरगाह बेच रही है। 761 सरकारी खनिज माइन ब्लॉक बेच रही है। 2 सरकारी राष्ट्रीय स्टेडियम बेच रही है। 1,52,000 करोड़ की रेलवे की संपत्ति बेच रही है। इंडिया ऑन सेल का फट्टा बीजेपी ने लगा दिया है। जो व्यक्ति मां बाप की बनाई हुई संपत्ति को बेचे उसे कपूत या नालायक हिमाचल और हरियाणा में कहते हैं। तो ये 75 साल में जयराम ठाकुर सरकार और दिल्ली के इनके गुरु, ये देश की सबसे नालायक, निकम्मी और नाकारा सरकार साबित हुई है। और दोस्तों, आज नोटबंदी की 6ठी बरसी है। 8 नवंबर 2016 को इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन में अगर कैश इन सर्कुलेशन ना खत्म हो, फर्जी नोट ना खत्म हो, नक्सलवाद और उग्रवाद ना खत्म हो, तो जिस चौराहे पर चाहे मुझे सजा दे देना। आज 8 साल बाद नोटबंदी की 6ठी बरसी पर, 6 साल बाद नोटबंदी की 6ठी बरसी पर वोट की चोट से हिमाचल में भाजपा को सजा देने का समय आ गया है। क्योंकि 8 नवंबर 2016 को कैश इन सर्कुलेशन था 17,97,000 करोड़। आज कैश इन सर्कुलेशन है 30,88,000 करोड़। तो कैश इन सर्कुलेशन तो लगभग दुगना हो गया। फर्जी नोट खत्म होने की बजाय पिछले साल के मुकाबले में 500 रुपए के फर्जी नोट 102% बढ़ गए और 2,000 रुपए के फर्जी नोट 50% बढ़ गए। ना नक्सलवाद खत्म हुआ, ना उग्रवाद खत्म हुआ। हां, आपको, मुझे, इस देश के साधारण व्यक्ति को और इस देश की अर्थव्यवस्था को सालाना 2 लाख करोड़ का नुकसान जरूर हो गया, जिसकी भरपाई नहीं हो पा रही। तो 3 मिनट का वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्राइस रेट पर गरीब साधारण जनता को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मिलता है। माफ कीजिए, अडानी जी उस रेट पे आपको टिकट देने वाले नहीं, क्योंकि वो मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां चलाते हैं। सरकार गरीब से गरीब, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं बनाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर इस देश में मूलभूत कल कारखाने खड़े किए तो वो इसलिए कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो प्राइवेट कंपनियां या व्यक्ति वो मुनाफा कमाएंगे। सरकार का काम है जन कल्याण।
जो टैक्स का पैसा आएगा उससे वो इस प्रकार के कार्य करेंगे। वो फाइबर बिछाने की बात हो, वो टेलीकॉम टावर्स खड़े करने की बात हो, वो सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो, वो रेलवेज को ब्रॉड बेस करने की बात हो, वो दूर दराज इलाकों के अंदर सड़क तंत्र बनाने की बात हो, वहाँ एक एक घर तक बिजली पहुँचाने की बात हो, पीने का पानी पहुँचाने की बात हो, ये सरकार की जिम्मेवारियां हैं। और अगर आप वो सारी बातें, वो 75 साल में खड़ी की गई सारी संपत्ति, उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर मुट्ठी भर उद्योगपतियों की जेब में डाल देंगे तो ना हिमाचल चल पाएगा और ना देश। हमारा केवल इतना कहना है। आज हम 2022 के चुनाव के लिए आए हैं, पर मैं आपके सवाल का सम्मान करता हूं और उसकी भावना का भी। जो कार्यवाही, देखिए इस देश में मोनोपोली या अगर एक या दो कंपनी ऐसी मोनोलिथ बन जाएं कि वो कंपनी सरकार बन जाएं। मौजूदा सरकारें क्या कर रही हैं भाजपा की? वो कंपनी सरकारों का निर्माण कर रही हैं। सरकारें कंपनी नहीं चला सकती। बीजेपी का मॉडल है कंपनियों द्वारा सरकार चलाना, हमारा मॉडल है जनता के द्वारा सरकार चलाना। और जो कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि इस पर हम अलग चर्चा करेंगे, पर मैं आज मेरे विषय से ना भटककर केवल इतना कहूंगा कि जो कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी समेत एंटी ट्रस्ट लॉज के, कांग्रेस की सरकार वो बनाएगी ताकि जनता देश की संपत्ति की मालिक रहे, व्यक्ति नहीं। सर, इसके बाद राहुल गांधी जी, कांग्रेस की सरकार का जब गठन होगा हिमाचल के लोगों के आशीर्वाद से, उसमें शिरकत भी करेंगे, अपना सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है? मेरा उनसे काउंटर सवाल है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से, भाजपा राहुल गांधी से इतनी खौफ क्यों खाए है? भाजपा राहुल गांधी जी से इतना डरती क्यों है? वो सीधा है। उन्हें राहुल गांधी जी के साये से भी डर क्यों लगता है, नाम से भी क्यों डर लगता है? कारण बड़ा सीधा है कि जिस व्यक्ति ने वो सारे मुद्दे जो यहां ज्वलंत हैं, जो व्यक्ति 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है एक देश में नई अलख जगाने को, कमर तोड़ महंगाई, दिल दहलाने वाली बेरोजगारी, चौतरफा भ्रष्टाचार, अंधकार में भेज देने वाले भविष्य के सूत्रधारों के खिलाफ और नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ, उसकी गूंज क्या आपको हिमाचल के चुनाव में नजर नहीं आती? द वेरी फैक्ट that BJP is feeling so jittery and scared of Shri Rahul Gandhi's name proves the point that I was making to you a little while ago. केवल ये तथ्य कि भाजपा घबराई हुई, बौखलाई हुई है उन सारे मुद्दों से जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जिसकी गूंज आपको हिमाचल के चुनाव में कोने कोने, घर घर में नजर आ रही है, ये दर्शाता है राहुल गांधी जी की सच्चाई को। और उस आवाज की गूंज, उस लगन और मेहनत की गूंज हिमाचल के चुनाव में आपको नजर आ रही है। एक सेकेंड। मेरा यह इल्जाम है जो सच पर आधारित है, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष केस की जो पैरवी होनी चाहिए थी, जो तथ्य रखे जाने चाहिए थे, जिस सजा की दरकार करनी चाहिए थी, वो नहीं की। और नतीजा ये हुआ कि संपूर्ण न्याय नहीं मिल पाया। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि किरण नेगी, जिसको मैं सेकंड निर्भया कहता हूं,
निर्भया ने इस देश की आत्मा को झकझोरा था, जिसके बाद हमने इस देश का कानून, प्रक्रिया सब कुछ बदला था। पर इस देश की सरकारों ने जो मार्गदर्शन या रास्ता कांग्रेस पार्टी की उस समय की सरकार ने बनाया था, ये न उस पर चले, बल्कि और आप किरण नेगी जिनका नाम सुनकर ही उस जघन्य कांड को सोचकर ही दिल दहलता है। पर उत्तर प्रदेश में कितने किरण नेगी जैसे कांड हुए। भाजपा कठुआ से लेकर और उत्तर प्रदेश तक, हाथरस तक, उन्नाव तक किसके साथ खड़ी आई, खड़ी दिखी, बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी दिखी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है निर्णय। हमको पूरे देश को, पार्टियां छोड़ दीजिए, पूरे देश की हर बेटी को, हर मां को, हर पिता को किरण नेगी बलात्कार कांड के निर्णय से दुख है। पर सच्चाई ये है कि हम अदालत का सम्मान करते हुए कहेंगे कि भाजपा हर केस के अंदर अपने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को भेज देती है, तो किरण नेगी बलात्कार जैसे कांड के अंदर पैरवाई के लिए सबसे अच्छे लॉ ऑफिसर और सबसे अच्छे दलील क्यों नहीं दे पाए? इसके लिए जयराम ठाकुर को सामने आकर जवाब देना चाहिए। एनडीटीवी एक सेकंड में आ रही हूं। भाजपा लटकाओ और भटकाओ पार्टी है, ये हम सब जानते हैं। वो लटकाएंगे, भटकाएंगे, पर्दा डालेंगे और ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट और झूठ से परे कर हिंदू मुसलमान अब यहां तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माइनॉरिटीज के भाइयों की संख्या, वो हमारे सिख भाई हों, आज गुरुपुरब का दिन है, आज प्रकाश दिवस है, उसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। पर क्योंकि माइनॉरिटीज की संख्या बहुत कम है, तो यहां वो धर्मांधता भी नहीं फैला पा रहे। अंधकार के बाद हमेशा उजाला होता है, और हमारा ये मानना है कि लटकाने और भटकाने की राजनीति के दिन अब खत्म हो गए और अब नया सवेरा होगा, और उस नए सवेरे में भाजपा की झूठ और हमारी गारंटियों की सच्चाई साफ नजर आएगी। इधर न्यूज़ 8 पर विश्वास किया जा सकता है। जिसने हिमाचल वासियों के विश्वास की पीठ में खंजर घोंप दिया 5 वर्षों में, जिसने हिमाचल को, जिस भाजपा ने, जिस जयराम ठाकुर ने हिमाचल को बेहाली और कंगाली के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या ऐसे जयराम ठाकुर और ऐसे भाजपाइयों पर, वो दिल्ली से आए या वो स्थानीय हों, उन पर विश्वास किया जा सकता है? सच बात यह है कि हिंदुस्तान के सबसे इनकॉम्पिटेंट, नाकारा और निकम्मे मुख्यमंत्री अगर कोई हैं तो वो शायद जयराम ठाकुर हैं। साबित हुआ है 5 साल में। हिंदुस्तान के सबसे निकम्मे और नाकारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साबित हुए हैं। मैं ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, इसलिए मैंने शुरू में ये बात नहीं कही। आपके प्रश्न के जवाब में मैं मजबूर हो गया सच्चाई को बयां करने का, क्योंकि हम अपनी मर्यादा में चलते हैं और उस मर्यादा से भी मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ा। Jairam Thakur is the most incompetent chief minister of India, who has demolished, destroyed the future of youth, demolished the economy of Himachal, and has always worked with a remote control which has faltered and which has failed absolutely and completely. ये एक फेल सरकार के फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। जिस बच्चे ने क्लास पास ही नहीं की साहब, उसको अगली क्लास में प्रमोट कैसे करेंगे? इस बच्चे के तो 33% छोड़िए 5% नंबर नहीं आए, तो आप क्या उसको 10वीं से 11वीं क्लास में प्रमोट करेंगे? आप कहेंगे नहीं, इसे एक क्लास पीछे भेजिए। तो जयराम ठाकुर जी के साथ भी जनता वही करने वाली है। धन्यवाद। अगला सवाल। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी का नेतृत्व
और उनका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं आज भी हमारे साथ है। पर मैं आपको एक बात कहूँगा, बदलाव जिंदगी का नियम है और हमें भी जब तक उनका नेतृत्व मिला, ईश्वर ने उनका साथ हमें दिया, उन्होंने हमें बेहतर नेतृत्व दिया। पर कांग्रेस के पास सेकंड थर्ड रंग के अंदर बहुत बड़ी नेतृत्व की एक लाइन है और हमें जहां उनके जाने का, उनके बिछो की तकलीफ है, इस बात की तसल्ली है कि कांग्रेस के अंदर एक लंबी नेतृत्व की लाइन है एंड ए न्यू यंग लीडरशिप has already emerged and any one of them can lead the state or more than one of them are capable of leading the state and we shall be able to do so. Ma'am, can I go one time? पूछ ली, अब मेरे को पहले वाला भूल गया, पर मैं आपको फिर भी याद करके जितना मुझे क्षमता है बताता हूं। कभी भी चुनाव से पहले शेखी बघारना भाजपा का काम है और आपने ये सवाल अनेकों बार पूछा है, मैंने आपको यही जवाब दिया है। पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं, पड़ोसी राज्य, क्योंकि ये एक ही राज्य था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इसलिए हमारा एक अटूट रिश्ता है हिमाचल की माटी से और उस नाते मैं कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत की ओर कांग्रेस पार्टी अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी में समेत मुख्यमंत्री जी को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी। ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं और ये मैं कांग्रेस के तौर पे नहीं कह रहा, ये मैं हिमाचल के लोगों के प्यार आशीर्वाद के आधार पर कह रहा। प्रियंका गांधी जी हमारी नेता हैं और वो नेतृत्व कर रही हैं, पर हमने हर बार कहा है कि नेतृत्व खड़गे साहब करेंगे, नेतृत्व प्रियंका जी करेंगी, नेतृत्व राहुल जी करेंगे, नेतृत्व प्रतिभा जी करेंगी, नेतृत्व सुखू जी करेंगे, नेतृत्व हमारे सीएलपी लीडर करेंगे, मुकेश भाई। पर यह जीत कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता की जीत होगी, इसका श्रेय उसे दिया जाना चाहिए। मैं आज की पत्रकार